क्या कभी ये था कि शुरू से मैंने इसी लाइन में जाना है या पहले बिजनेस ज्वाइन किया फिर इसमें आए, कैसे रहा? ज्वाइन करने के बाद जैसे ही पिताजी को हर फाइनेंशियली में नंबर्स दिखते गए कि कहाँ मैंने शुरू किया था और कहाँ ये लेके जा रहा है। कहाँ से कॉमेडी का कीड़ा आया? कीड़े तो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं होती हैं, क्योंकि मैं पैदा भी मजाक मजाक में होता जब हम बात कर रहे थे आपने कहा एक फर्क होता है बिटवीन अ स्टैंड अप कॉमेडी एंड अ कॉमेडी। माइक आ जाता है तो बंदे ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, चौधरी भी बनते हैं। जैसे जॉनी लीवर। आप पूछो, इतने अफेयर्स थे मेरे कॉलेज में जाके हम पहले लड़की अलॉट करते हैं, फिर दोस्त भी वही सिलेक्ट करते हैं जो उसके देवर बने। या तो बिल्कुल टैलेंटेड है या नहीं है। दोस्तों हंसाना, हम सबको हंसना बहुत पसंद है, लेकिन हंसाना हम सब ने सुना है बहुत डिफिकल्ट जॉब है और ये हर किसी की बस की बात होती भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो हमें हंसाते हैं कॉमेडियंस, वो सोचते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? बिकॉज इफ दे आर डीलिंग विद सच अ स्किल विच इज सो डिफिकल्ट, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। दैट इज वाई इन टुडेज एपिसोड वी हैड मिस्टर मोहित वधावन। वेल, ही इज अ कॉमेडियन बट his speciality is in the corporate space. That's right. ये टिपिकल स्टैंड-अप्स नहीं करते जो आप सोचते हैं, लेकिन जो अलग अलग कॉर्पोरेट शोज होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वहां पर इनके परफॉर्मेंसेस रहते हैं। थ्रू आउट दिस एपिसोड हमने बहुत बातें की कि एक कॉमेडियन सोचता कैसे है, प्रेपरेशन कैसे होती है, क्या चीज आपको जरूरत है अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। So if you want to have a good sense of humor and you want to understand how to make others laugh, well then this episode is for you. वेलकम मोहित भाई टू द साक्षर दुगुल शो। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आज तक, अभी हम यही बात कर रहे थे, आज तक मैंने हमेशा आपको स्टेज पर देखा है, कॉमेडी करते देखा है, हंसाते देखा है, लेकिन आज पहली बार एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन होगी कि बिहाइंड द स्टेज क्या चलता है। एक जो बात होती है कॉमेडियन की, क्या सोच कैसी होती है, क्या मिथ्स होती हैं, अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी थोड़ा जर्नी से स्टार्ट करूंगा कि कहाँ से कॉमेडी का कीड़ा आया, क्या बचपन से वो नैक था या कुछ बीच में लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई? देखो, कीड़े तो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं होती हैं। तो पहले तो थैंक यू आया हूँ, और एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बैठ के इंटरव्यू देना थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ हो रहा है। बट जब मैं छोटा होता था 10वीं 12वीं में, तो घर में यही कहते थे कि यार बड़ा शाय बच्चा है तुम्हारा, बोलता नहीं है, शर्माता है, ये है। तो बस उस टाइम पे मेरा क्या था, लोगों को ऑब्जर्व कर लेता था मैं। और बाकी जब मैं कॉलेज लाइफ मेरी जब शुरू हुई, नया व्यू पॉइंट खुला, तो उसी हिसाब से फिर दोस्तों के साथ जोक्स करने शुरू कर दिए और आगे चलता गया कि कॉलेज लाइफ में ही, मतलब कॉलेज में आके बिल्कुल तेज हो गया था। मतलब आपको तब तक पता लग गया था कि हाँ भी मेरे में नैक है? हाँ, मजाक ही था, क्योंकि मैं पैदा भी मजाक मजाक में हुआ था भाई। मेरे भाई और मेरे में ही 12 साल का गैप है। अब अंदर से मुझे नहीं पता चल रहा मैं माँ बाप का इच्छाधारी बच्चा हूँ या उस दिन हो गया बस गलती से। तो वो हुआ तो मैं मजाक में ही था, क्योंकि 12 साल का गैप इज नॉट अ इजी थिंग। बट कॉलेज में आके दोस्तों के साथ हम करते गए तो पता चल गया। और स्कूल में तक तो मैं बिल्कुल शाय था, मतलब जैसे मासी आ गई, बुआ आ गई, घर में बड़ा शाय तरीके से मिलता था। लेकिन कॉलेज में आके थोड़ा व्यू पॉइंट खुला, कॉलेज में तेज हो गया था। मतलब आप पूछो, इतने अफेयर्स थे मेरे कॉलेज में, मतलब बट आज तक किसी को नहीं पता। और उन लड़कियों को भी नहीं पता कि मेरा उनके साथ अफेयर था, क्योंकि हमारा ज्यादातर वन साइडेड अफेयर ही होता है। कॉलेज में जाके हम पहले लड़की अलॉट करते हैं, फिर दोस्त भी वही सिलेक्ट करते हैं जो उसके देवर बने। और वन साइडेड अफेयर में तो आपको पता ही है साक्षर भाई, 2 साल तक तो हम प्रपोज नहीं कर पाते, फिर वो किसी और की हो जाती है, फिर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन असली सुख हमें तब मिलता है जब उसकी भी शादी किसी और से हो जाती है, तो हमें लगता है वो सगी नहीं थी। तो इस हिसाब से कॉलेज में मेरा व्यू पॉइंट ज्यादा खुला। तो वहां से मतलब आपने, बिकॉज ऑब्वियसली आपके, मैं तो आपको चलो जानता हूँ कि ठीक है बैकग्राउंड है, एक फैमिली बिजनेस वगैरह सब है, तो क्या कभी ये था कि शुरू से मैंने इसी लाइन में जाना है या पहले बिजनेस ज्वाइन किया फिर इसमें आए, कैसे हुआ? बेसिकली बिजनेस ज्वाइन किया, फादर का बिजनेस था, उसको ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद जैसे ही पिताजी को हर फाइनेंशियली में नंबर्स दिखते गए कि कहाँ मैंने शुरू किया था और कहाँ ये लेके जा रहा है, तो पिताजी भी घबरा रहे थे, मैं भी घबरा रहा था। तो ड्यूरिंग दी जर्नी ऐसा कि एक इवेंट हुआ, मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो वहाँ पे ही जब कुछ क्लोज सर्कल में कुछ बिजनेस के बंदे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे बस 5-10 मिनट के लिए मैंने एक माइक पकड़ा। तो आप बिलीव कीजिए, उस टाइम मेरी मैरिज भी हो चुकी थी। एंड तब पहली बार मैंने वर्ड सुना था स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है, बिकॉज अम्बाला
से हूं मैं, तो वहाँ कोई कॉमेडी क्लब का कल्चर नहीं है। तो वहां पे जब मैंने कुछ बिजनेस ओनर्स के सामने करा तो उन्होंने कहा यार ये तो स्टैंड अप कॉमेडी है, तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए। तो बस फिर उन्हीं के साथ मेरी जर्नी एक शुरू होती गई। तो ऐसा हुआ कि बस एक कहते हैं ना एक पर्टिकुलर मूवमेंट आती है लाइफ में, वहां से आपको चांस मिला और लाइफ चेंजिंग मोमेंट। हाँ वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट था। तो आपने भी पीछे जब हम बात कर रहे थे आपने कहा एक फर्क होता है बिटवीन अ स्टैंड अप कॉमेडी एंड अ कॉमेडियन, कुछ ऐसा आप कह रहे थे। मेरा जहां तक मानना है क्योंकि माइक आ जाता है तो बंदे ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, चौधरी भी बनते हैं, ह्यूमन नेचर है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ तो व्हाट आई डू इज मैं किसी कंटेंट को फील करता हूँ तो वो अंदर से नेचुरली निकलेगा तो डिलीवरी भी बेटर होगी और ऑडियंस उस पर रिलेट भी करेगी और मेरा मैसेज लाफ्टर में भी होगा। तो ये मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी के जॉनर को मानता हूँ। और अगर कोई बंदा कॉमेडियन है, जैसे कोई मूवीज में देखते हैं, कुछ थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, तो उनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब होती है, वो कोई भी जोक को अच्छे से फील करवा सकते हैं। जैसे जॉनी लीवर सर हो गए या कोई भी अच्छा, जैसे परेश रावल जी हो गए। तो जितने भी कॉमेडियंस एक्टिंग में भी माहिर हैं, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि स्क्रिप्ट के साथ साथ भी कर सकते हैं और अपना इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। बट जैसे कि हम जब अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडी पे अगर मैं स्टेज पे हूँ तो आई प्रेफर कि कंटेंट मेरा ही फील किया हो, मेरी ही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो, तो उसमें आपकी कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बेटर होता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने ना किसी से मैं सुन रहा था कि अगर आपका खुद का कंटेंट ना हो, मान लीजिए वर्ल्ड क्लास कंटेंट भी आपको पकड़ा दिया जाए, बट अगर आप उससे रिलेट नहीं कर सकते तो ऑडियंस तक पहुंचेगा नहीं। आपने खुद नहीं फील किया ना, तो आपकी ऑडियंस कैसे फील करेगी। तो अगर कंटेंट, जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास कंटेंट भी आ गया, तो कॉमेडी में एक तो वो मूवमेंट क्रिएट करना, जैसे टाइमिंग, मतलब कि एक होता है जोक का पंच मारना है, एक होता है जोक की पहले सेटिंग। मैं चाहूंगा जैसे मान लो आपको मेरे को एक जोक डिलीवर करना है, तो मैं चाहूंगा कि 20 सेकंड पहले या उससे 5-10 सेकंड पहले साक्षर का माइंड वही चीज सोच रहा हो जो मैं सोचना चाह रहा हूँ, तभी मेरा पंच अच्छे से लैंड करेगा। बिल्डअप तो वो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट तो आप चैट जीपीटी से भी ले लो, लेकिन वो आप रिलेट थोड़ी ना कर पाओगे। तो इट इज ऑल कि आपकी ऑडियंस किस हिसाब से है, वहां पे इन्वायरमेंट क्या है। जितना रिलेटेबल कंटेंट होगा उतना आपको और मजा आएगा। आप अब मान लो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लास्ट मंथ मैंने एक शो करा, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, उसमें ऑडियंस थी मेरी 15 से 16 साल के बच्चे। अच्छा। और एंड ऑफ दिस मंथ जो मैंने शो करा वो कोई सेल्स मीट थी, उसमें एवरेज सेल्स पर्सन की एज थी 65 ईयर्स। तो वो कंटेंट यहाँ नहीं जा सकता और वो वाला कंटेंट यहाँ नहीं जा सकता। इट मीन्स कंटेंट दोनों अपनी जगह ठीक है, इन्वायरमेंट गलत हो गया तो वो भी वर्कआउट नहीं करेगा। अच्छा, कॉमेडी ना जब भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं भी थिएटर बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो हमें कॉमेडी कभी करने को मिलती है तो टफ है। वो कहावत है ना कि सबको हंसाना सबसे मुश्किल काम। कॉमेडी मैं आपके उससे जानना चाहूंगा व्यू पॉइंट से कि इतना सब्जेक्टिव चीज है, क्या इसके पीछे कोई प्रोसेस आप यूज करते हैं अपने पर शो, या कुछ होता है कि आपको पता हो, जैसे आपने कहा अभी 2 अलग अलग शोज थे, एक 15-16 साल, एक 60+ ईयर्स, तो क्या सेम प्रोसेस रहता है या फिर ऑडियंस को देखते हुए वो पूरी चीज ही चेंज हो जाती है? मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे मैं कॉर्पोरेट में स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, तो व्हाट आई डू इज कि 2-3 दिन या 4 दिन डिपेंडिंग अपॉन दैट, मैं पहले ऑडियंस में एज ए अंडर कवर जाके उनके प्रोसेस को समझता हूँ। अंडर कवर कैसे जाते हो? मान लो मेरे को किसी कंपनी में शो करना है, तो उनके एचआर वालों से कॉन्ट्रैक्ट आ गया, एचआर वालों से बात करी, तो वहां पे एज अ घोस्ट राइटर बन के चला गया, एज अ राइटर बन के चला गया, या एज अ इंटर्न बन के चला गया। तो उसके हिसाब से एचआर से थोड़ा डंप लिया, क्या चल रहा है इन्वायरमेंट में, क्या चल रहा है ऑफिस के, क्या चल रही हैं चीजें, तो वो चीजों को एनालाइज कर लिया और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से मिल लिया। इसको हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में मेरे को फ्रीक्वेंसी पता चल गई कंपनी में क्या चल रही है, वेवलेंथ क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो कंटेंट भी हो क्या रहा है यहाँ पे आएगा ना। अब आप एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में मैं कुछ शादी ब्याह का कंटेंट घुसा दूं तो वो रिलेटेबल नहीं होगा। तो इट इज लाइक दिस। तो मैं पहले एज अंडर कवर गया, 3-4 दिन उनके न्यूसेंस समझे, लिंगो समझे, वर्ड समझे, ट्रेड समझे, फिर उसके हिसाब से हम आगे उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं। प्रोसेस सेम है, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आपको ट्वीक तो करना पड़ेगा। तो अभी जो 15-16 साल वाले केस में आपने कैसे आप वो गए? उनका जो एक कॉन्क्लेव था 3 डेज का, तो व्हाट आई डिड, मैंने ऑर्गेनाइजर से पुराने शो की वीडियोस ली, ठीक है, बिकॉज मेरी उम्र 15-16 साल की नहीं है और आजकल के 15-16 साल वाले बच्चे हमें ऐसे उठा दें
कि वो जो इतने टेक्नोलॉजी में सेवी हैं, जिसमें भी इतने आगे हैं। तो मैंने उनसे पुराने शोज की वीडियोस ली। फिर उसके बाद उनका 3 days का इवेंट था। 2 दिन के लिए मैं एज अंडर कवर बच्चों के साथ बैठ गया। मैं भी एज उनका एक टीम मेंबर सा बन गया, उनके बारे में समझा, बच्चे आज तक क्या सोच रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, तो उसके हिसाब से वो फिर वो कंटेंट अपना वहां पे डिलीवर की। तो जब आप जैसे आप अंडर कवर जहाँ पे भी जाते हैं, जब फाइनली आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, और तब तो लोगों को पता लग जाता होगा, अरे यार ये तो मेरे साथ 3-4 दिन पहले ही बुक कर रहा था, तो क्या वो आपके फेवर में काम करता है? थोड़ा लोग वो रहते हैं, क्योंकि जनरली कॉमेडियन जो है, ये थोड़ा तरीका पहली बार सुन रहा हूँ मैं, कि एकदम क्राउड में घुस के आपने ग्राउंड लेवल पे सब देख लिया, तो इसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं? क्योंकि ऑडियंस तो समझ जाती है उस समय पे, अरे यार ये तो हमारे साथ ही था। हाँ हाँ, कॉमेडियन था, बट इसमें होता ना कि आपके जोक्स किस टाइप के, आप बंदे को अप्रिशिएट करके जोक बना रहे हो या उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो इट्स लाइक कि अगर मैं साक्षर के साथ बैठा हूँ, ठीक है ना, तो वो अब मुझे पता है आपने 17 टेडेक्स स्पीकर, 17 इवेंट्स में आप गए हो, आप लॉयर हो बाय प्रोफेशन, तो अब मैं उस चीज को एप्रिशिएटिव वे में कैसे जोक पे लैंड कराता हूँ, दैट इज माई आर्ट। अगर मैं किसी को अब जैसे कोई बंदा कि मैं उसकी फिजिकली उसके ऊपर कुछ टॉन्ट मार दूं, ठीक है, तो दैट इज नॉट माय जॉब, और वो मैं करता भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है अगर आप किसी की बजा के उसके ऊपर जोक बना रहे हो तो वो मेरे से बड़ा कलाकार है, उसने मुझे परमिशन दी है कि आपके ऊपर जोक मार दूं, तो मैं उसको हाथ जोड़ के नमन करूंगा ना। देन वाई मेरी आर्ट की तो कोई कदर ही नहीं है अगर मैंने किसी को डिप्रिशिएट कर दिया। कुछ मेरे नोज हैं, मतलब नो जोक्स ऑन करंट एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं, तो मैं वो मेरे स्ट्रिक्ट नो है। तो मतलब जो लोग उससे रिलेट करते हैं, दैट इज माय ऑडियंस। मतलब मेरे को एप्रिशिएटिव वे में लैंड कराना है, और पर्सन के ऊपर जोक नहीं करता मैं कभी। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं आप नहीं, पर्सन के ऊपर नहीं। मान लो अगर कॉर्पोरेट में एक परचेज वाला है, एक प्रोडक्शन वाला है, तो इनकी आपस में किस चीज को खिटपिट हो रही है, दैट सिचुएशन इज माय कंटेंट। रिलेटेबल भी हो जाता है। हाँ, वो रिलेटेबल हो जाता है कि परचेज वाले को प्रोडक्शन से क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स वालों को बैकएंड से क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स वाला क्या बोल बोल के ऑर्डर लेता है, तो दैट इज माय कंटेंट। उसमें नहीं जाना कि भाई सेल्स वाला दिखता कैसा है, उसका ये नेचर है या उसकी वो पर्सनल हैबिट है, वो नहीं, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मेरा कंटेंट नहीं हो सकता। अच्छा, कॉमेडी में मेरे को लगता है बड़ा ना, वो कहते हैं ना, वो जैसे सर्कस में होता है, एक बड़ी पतली सी एक रोप होती है, उस पे चलो आप बैलेंस करते हुए। तो बहुत बार मैंने देखा है, जैसे आपके केस में भी, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट को जब आप किसी जोक में लेते हो, तो कभी लगता नहीं यार कोई ऑफेंसिव ना हो जाए? होता है, बहुत फियर होता है। तो हैक भी बता देता हूँ। जोक मारने के बाद अगले जोक से पहले 15 सेकंड मेरी आंखें वहीं होती है, लैंड ठीक से हो गया ना, क्या ट्रेट आ रहे हैं, लैंड ठीक से हो गया ना, नहीं हुआ तो अपना बैकअप प्लान एक्टिवेट करो। आई मतलब कि मेरी जो स्क्रिप्ट होती है बिफोर गोइंग टू दी स्टेज, पहले ही फिल्टर कर लेता हूँ अपने आप को कि गलती से भी कोई गलत थॉट भी ना आ जाए, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, बिल्कुल शुद्ध माइंडसेट के साथ जाता हूँ। अच्छा, प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो अपना नहीं, मेंटल स्टेट, हाँ, कई बार स्टेज पे कई बार गलत वर्ड ना निकल जाए, इट्स अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, कोई और वर्ड ना निकल जाए, तो टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं अपना पहले 1-2 घंटे अपने आप को बिल्कुल काम रखते हैं ताकि वो बोलें। और पहले भी मैंने आपको बताया कि डोंट जोक ऑन अ पर्सन, जोक ऑन अ सिचुएशन, ताकि कॉर्पोरेट में करने से बेनिफिट भी होता है कि अब मैं इवेंट करके चला गया, ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस का मजा ही लोगों को इवेंट के 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आएगा, जब वो सिचुएशन दोबारा उनकी रियल लाइफ में क्रिएट होगी। तो मेरा पर्पस यही है कि टीम मेंबर्स को जॉय स्टेट में ले जाओ, ताकि वो जब वो सिचुएशन है, जब बंदा जॉयफुल स्टेट में है, तो और बेटर काम करे। बट मान लो जैसे आपने कहा प्लान बी, अगर कभी आई एम श्योर कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कोई ऑफेंस में ले गया, तो प्लान बी क्या रहता है? नहीं, मेरा जो पूरा जो सेट रहता है, इट इज लाइक स्क्रिप्ट। पहले कैसे जाना है, इट्स लाइक वेव्स। तो वो मैं मेक श्योर पहले ही कर लेता हूं जब मैं अंडर कवर हूं कि कितना इंजेक्शन देना है या कितना पंच देना है इस पर्सन पे। तो दैट होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट लेकिन 2-3 दिन काफी होते हैं पूरी सिचुएशन भापने के लिए। पहले टाइम ज्यादा लगता था, जब मेरा नया नया चेंज हुआ था, तो मेरे को अपनी फैक्ट्री की टर्म्स नहीं पता होती थी, दूसरों की टर्म्स समझनी। बिकॉज अब मान लो कोई लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, उसमें अलग है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की अलग है, कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है वो अलग आ जाती है, किसी का वो चैलेंज होता ही नहीं है। तो उस हिसाब से, और जो आपने क्वेश्चन कहा था कि भाई आए ना, खराब ना हो जाए,
तो व्हाट आई डू इज, मतलब बताने में वहां नहीं है, अ, मैं ये नहीं देखता कि वो मेरा शो हो रहा है, मोहित का शो हो रहा है, मैं ये देखता हूँ कि वो एक कंपनी का शो हो रहा है। मेरे 5 पंच अगर कम भी चले जाए या तालियां कम भी मिल जाए, बट उसका मोराल हाई होना चाहिए। अगर वो अपनी डीलर मीट में भी मेरे को बुला रहा है तो उसके डीलर जो जाने चाहिए वो अप्रिशिएटिव वे में जाने चाहिए। तो मेरा पर्पस ये होता है कि अपने आप को डिटैच कर लो अपनी परफॉर्मेंस से, और आप उस कंपनी में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो जिसने आपको पैसे दिए हैं, बुलाया है। क्योंकि मेरे से शो अगर कोई करा रहा है वो 3 दिन भी तो इन्वॉल्व करवा रहा है ना, तो पर्पस ये होता है, तो मैं अपना वहां थोड़ा सा सेफर ले जाता हूँ। और बाकी अ, जब पूरा कॉमेडी का सेट खत्म हो जाता है तो व्हाट आई गिव इज, लास्ट में मेरी 5-10 लाइनें ऑन कंपनी की जर्नी के ऊपर भी रहती हैं, मैसेजेस के ऊपर भी रहता है, तो वहां पे भी मैं उन बंदों को अप्रिशिएट करता हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हूँ। हैप्पी एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी बैलेंस पेमेंट मिलेगा। अगर हैप्पी एंडिंग नहीं होगा तो मेरा एंड हो जाएगा, तो वो तो बहुत जरूरी है। तो अब जब कॉमेडी की बात करते हैं ना, मेरे को लगता है बहुत सारी मिथ्स भी हैं जो जनरल पब्लिक को लगता है बट शायद सच ना हो। तो मैं एक एक करके एक एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप मुझे बताना सच है झूठ है और क्यों। पहली स्टेटमेंट है कि जो बंदा कॉमेडी करता है वो रियल लाइफ में बहुत ही सीरियस और इमोशनल होता है। सच है, ये मिथ नहीं है। मतलब हमेशा वो हैप्पी गो लकी नहीं होता। हैप्पी गो लकी आपने स्टेज पे किया, वो आपका काम है, आपको मजा आया, सिचुएशंस में करा, मजा आया, बट सीरियस तो रहेगा ना। अगर उसको चीजें ऑब्जर्व करके चुटकुला मारना है तो वो ऑब्जर्वेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस से पहले वो हैप्पी गो लकी रहना चाहिए, ताकि वो बनते भी रहें, प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैसे वर्क कर रही है वो तो बनते भी रहें। बट ऐसा नहीं है कि वो हर जगह ही जोक्स मारता रहेगा हर जगह, क्योंकि वो भी ना मार मार के थक जाता है जोक्स। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए रिलैक्स करने का और वो करने का, तो कहीं ना कहीं वो अपना मी टाइम जो होता है तो उस टाइम पे वो अपना नेचुरली रहता है, अपना बॉडी को काम कंपोज करने के लिए। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही हमेशा ही जोक मारता रहेगा, बहुत ज्यादा सीरियस भी होगा। ऑब्जर्व के टाइम में, कंटेंट बनाने के टाइम में वो बिल्कुल सीरियस रहेगा। जोक्स को ऐसे नहीं लैंड करा सकते, पहले डमी ऑडियंस पे भी तो ट्राई करेगा ना कि लैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब दूसरी स्टेटमेंट है, एक जोक को बहुत बार रिहर्स करके या बहुत बार परफॉर्म करके उसका इफेक्ट खत्म हो जाता अंदर से ही इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप एक क्रिएटर हो, आपको ही लगे यार यार यही सुनाई जा रहा हूं, कुछ तो नया क्रिएट करो। और जब आप नया क्रिएट करते हो तो मजा भी आता है, और उस पे जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो आपको वैलिडेशन भी मिलती है, हाँ भाई अभी भी मेरा काम ठीक चल रहा है। एक ही सेम जोक को आप बार बार एक ऑडियंस पे करते रहोगे तो 2-3 बार आप कर सकते हो, उसके बाद आपको लगेगा यार यही कर जा रहा हूँ। मतलब खासकर मेरे साथ तो यही होता है, यार यही मानना है जो, अब तो कुछ नया क्रिएट करो, नया क्रिएट करो। तो वो होता है 2-3 बार के बाद ना, आपके अंदर से ही आपको होगा, उस वजह से आपकी टाइमिंग खराब हो जाती है, तो उस हिसाब से होता है। कॉमेडी के लिए रॉ टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट। टैलेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना थोड़ा बहुत तो चलो आई नो कि बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता बंदा, बट जैसे कुछ ऐसी फील्ड्स होती है ना कि भाई बंदा का यार या तो बिल्कुल टैलेंटेड है या नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल जो आना चाहते हैं, बट मेन सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप की जा सकती है वो सेंस ऑफ गुड टाइमिंग या चीजें। थोड़ा टैलेंट होना चाहिए प्रैक्टिस के थ्रू, और अगर वो विलिंगनेस टू फेल है, विलिंगनेस टू लर्न है, तो वो कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, मोटिवेशन ले सकता है, जिससे पहले किसी कॉमेडियन से ले सकता है कि वो क्या कर रहा है, ट्राई कर सकता है। फेल होने की पहले उसमें वो होनी चाहिए कि हाँ मैं फेल होऊंगा, हाँ ये जोक लैंड नहीं करेगा। कई बंदे, क्योंकि स्टेज इज वेरी ब्रूटल, आपको कहीं बिजनेस होते हैं या कहीं ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें फीडबैक बहुत लेट मिलेगा, यहां तो स्टेज पे ही पता चल जाएगा भाई काम हो गया आपका, आपने जोक बनाया बड़ी शिद्दत से, 3 दिन मेहनत करी, जैसी लैंड करा तो आप क्या करोगे, व्हाट इज योर बैकअप प्लान। तो आपने तो वो सिचुएशन से भी आपको बाहर निकलना है। मतलब आप बैठे हैं, आपको मान लो 15 मिनट का स्लॉट है, 25 मिनट का स्लॉट है, पहला ही चुटकुला ओके एक तो वैसे ही आपको जजिंग मोड में होते हैं, तो आप भी बड़ा कह सकते हो ना, आपके फियर से आपकी रूह कांप जाती है कि भाई अब अगला क्या करना है। तो वहां पे फेलियर बॉम्ब भी हो सकती है पूरी परफॉर्मेंस। लर्निंग बहुत जरूरी है, क्रिएशन, द वर्ड इज क्रिएशन। मेरे हिसाब से आपको बार बार क्रिएट करना है, कोई भी सिचुएशन है उसमें देखो कि भाई यहाँ चीज क्या क्रिएट करनी है क्या नहीं करना,
क्या ऑडियंस को एक्सेप्ट होगा। बनाओ, ट्राई करो, डिलीवर करो, बनाओ, ट्राई करो, डिलीवर करो। बट जो बनाने वाला मैकेनिज्म है, वहां थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए कि भाई हाँ मैंने राइट चीज ऑब्जर्व करी कि नहीं करी, या राइट चीज वो रिलेटेबल होनी चाहिए, चलनी होनी चाहिए, और आप में कन्विक्शन होनी चाहिए कि वो डिलीवर हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कॉमेडी के लिए हाजिर जवाबी आना बहुत जरूरी है। बेस्ट है वो, स्पॉन्टेनिटी ही तो गेम है। क्योंकि अगर वो स्क्रिप्ट के बाहर है, कोई किसी कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया। हाँ, स्पॉन्टेनिटी ही गेम है, और वो आपको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेंगे। बट स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको स्टेज पे तो होना है, और खाली आप स्पॉन्टेनिटी के ऊपर नहीं जाओगे, उसको जैसे हम क्राउड वर्क भी कहते हैं, तो खाली आप उसके ऊपर भी नहीं बेसिस पे हो। कुछ आपका जोक बैंक है, कुछ स्पॉन्टेनिटी है, आपको भी नहीं पता होता आप लास्ट में क्या बोल के आओगे और कौन सी चीज हिट हो जाएगी। ये हमारे लिए भी सस्पेंस होता है। अच्छा, कभी कभार लगता है कि शायद हिट ना हो, वो इतना बड़ा हाँ, कई बार ऐसा होता है, अभी इसमें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, मैं ही था क्या, इस चीज पे मैंने ऐसा क्या कर दिया। अपने आप को हम फिर हम थोड़े से स्टेज पे ना हमारे में भी स्ट्रेंथ आ जाती है, चौधरी बन जाते हैं, ओह वाह भाई वाह। तो स्टेज ही है, आपको बैलेंस कर देगा, आपको हवा में चढ़ा देगा, आपको नीचे भी गिरा देगा। तो स्पॉन्टेनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप स्टेज की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हो, तो इससे ना मेरे को एक चीज याद आई। हमारा पीछे प्ले था, मैं कुछ बोल रहा था, वहां भूल गया स्टेज पे क्या स्क्रिप्ट थी, क्या ब्लैंक, तो किसी तरह इम्प्रोवाइज वगैरह सब कर दिया। अब आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, शायद मे बी शुरुआत वाले दिनों में, कि भाई नर्वसनेस के कारण, किसी भी कारण बंदा भूल गया है, उस समय क्या कहानी थी, क्या किया कहते हैं उस समय संभालने के लिए? सर पानी पी लूं 1 मिनट, इतने अरे सर क्या बात है, बस कहीं से 15-20 सेकंड मिल जाए, क्या बात है, तो सोचो भाई क्या बात थी, तो पानी पी लिया, थोड़ा सा अपना ड्रामा कर लिया, तो कुछ ना कुछ तो आपको हैक लेना पड़ेगा। बट शुरुआत में ऐसा कभी हुआ था? मतलब कि ब्लैंक हो रहे हैं? हाँ, ब्लैंक हो गए एकदम, मतलब हम ब्लैंक ही हो गए कि यार याद ही नहीं अब क्या बोलना है। तो बचपन में जैसे पेपरों में पास होता था फर्रे ले जाके, तो वैसे ही अपने चुटकुले में हाथ पे लिख जाता था, भाई अरे सर, अरे ये रमेश जी, अरे आप पे तो ये था। तो यहाँ पे अपने अपने हैक सब बनाने शुरू करे। अब हाथ साफ है, तो मतलब अभी जरूरत नहीं। तो होता है, आप भूलते हो, और क्या है कि वो ही ऐसा जोन होता है ना, जैसे आप भूल रहे हो, सामने ऑडियंस आपको देख रही है, तो यार टू मच ऑफ प्रेशर, तो एक अच्छी चीज क्रिएट भी हो सकती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आप भूल रहे हो कुछ कहना है, तो आपका माइंड ऐसे वर्क करेगा कि कोई जोक आ गया, हाजिर जवाबी टाइप्स, हाँ कुछ क्रिएट हो सकता है, और फिर मजा भी आता है। नहीं होता तो वही जो मैंने पहले बात करी थी कि विलिंगनेस टू फेल, भैया आप रह गए। और अगर आपने यार 20 जोक्स बना के गए हो, उनको थोड़ी ना नोट करवाए हैं कि भाई मैंने 20 ही मारने हैं, 16 मार दिए, 17 मार दिए, अपना चलो आगे। इट्स जस्ट ज्यादा साइलेंस नहीं करना। हाँ, मतलब लगे रहना है बिल्कुल। साइलेंस के लिए भी 2-3 बना के रखे होते हैं हमने भी। अच्छा कि साइलेंस आ गया, कभी कभी चले गए, माइक ही बंद हो गया, हाँ, तो उसके लिए भी बनाना पड़ता है। मोमेंटम खराब हो गया बेसिकली। हाँ, माइक बंद हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ता है। तो अब थोड़ा शुरुआत की बात करते हैं। आपने जब कहा कि ठीक है मैं उस टाइम स्टार्ट किया, तो बिकॉज अभी भी खासकर आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्टिव हो, मुझे नहीं लगता इंडिया में इतना ज्यादा भी इस चीज का वो है। ठीक है, अभी हमें देखते हैं कि मूवीज में कॉमेडियंस आते हैं, शोज आ रहे हैं, बट कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉमेडी शोज अभी आई थिंक उठ रहा है वो सेक्टर। तो कुछ चैलेंजेस आए थे शुरू में अप्रोच करते समय लोगों को? इतने कोई मेरे को मेजर चैलेंजेस आए नहीं, बिकॉज जो उनके मेजर फियर हैं वो मेरे वेब पेज पे ही एड्रेस्ड हो जाते हैं कि मैं इस टाइप के जोक्स नहीं करूंगा, इस टाइप के जोक्स नहीं करूंगा, इस टाइप के जोक्स नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो उनके फियर में वहां पे एड्रेस कर जाता हूँ। कई बार के चैलेंजेस, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, कि वो बड़ी जो डेजिग्नेशन वाले होते हैं, तो उनको एक बार अपना सैंपल वीडियो पहले दिखा दिया जाए कि मैं इस तरीके का करता हूँ, दिस इज माई वीडियो, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है। तो वहां पे भी आता है, होता है। अब कई बार मैं शो करने जा रहा, तो अब मैं 3:30-4 बजे का इवेंट था, 3:15 पे आए, कह रहे आओ जी कॉफी पियेंगे। मैंने कहा जी कॉफी पियेंगे, बिठाया उन्होंने। मैं कहूँ यार ये कॉमेडियन को इतनी इज्जत, मेरी बॉडी ना इज्जत रिपेल करती है। वंस यू आर मैरिड, आपको अगर इतनी इज्जत मिल जाए, तो मेरी बॉडी ने इज्जत को रिपेल करना शुरू कर दिया, भाई कॉफी क्यों पिला रहा है। तो उन्होंने बिठाया, कॉफी पिलाया, जोक्स तैयार हो गए आपके। मैंने कहा हाँ जी। अब यहाँ इमेजिन करें, यहाँ एक सज्जन बैठे हैं, साथ में मैं बैठा हूँ, स्टैंड अप का काम है, जोक्स बना लिया आपने, बढ़िया ही बनाते होंगे, कॉफी लीजिए, सुनाओ। अबे भाई, मैंने कहा अब यहाँ सुनाऊं या वहां सुनाऊं,
अगर यहाँ सुनाऊंगा तो मूवमेंट नहीं क्रिएट होगी। तो ऐसे चैलेंजेस भी आपको आते हैं। अब आप समझिए 4 बजे के करीब स्टेज पे जाना है, 3:30 बजे मेरा ऑडिशन हो रहा है, अब वहीं से क्लियर होगा जी हाँ आप स्टेज पे आ सकते हो। मतलब 4 दिन की मेहनत वहीं दाव पे लगी हुई है, अरे आओ जी। तो वहां पे भी चैलेंज आता है। एंड फिर पूछना भी पूछ भी सकते हैं उनसे। पूछ सकते हैं मतलब कैसे? यार एचआर हम्म एक बंदा तो होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको इन एंड आउट दे रहा होगा। हम्म एंड इफ द इवेंट इज ऑफ बिगर ऑडियंस, मतलब अगर आप समझिए कि सेल्स मीट कर रहा है 60 से 70 बंदे हैं, तो 1 पर्सन इज इनफ टू गिव मी ऑल द डम। बड़ा इवेंट है 200-250 बंदे हैं, तो आई विल टेक 2 पर्सन। तो उनसे पूछ भी सकता हूँ भाई ये बंदा किस टाइप का है। तो वहां से मेरी ना ब्रीफिंग हो जाती है, भाई नो गो जोन है, आपको पता चल गया, जरूरी है उसी से पंगे लेने। मतलब समझ रहे हो, दुकान कहीं और से भी चल सकती है, आप वहीं जा रहे हो, नहीं भाई इतना मैं बलवान नहीं हूं, ना ही मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरा फिक्स्ड रहता है कि पहले अगर आप पूछेंगे फर्स्ट 3 days आर वेरी क्रिटिकल। सारा कंटेंट ही वहीं से आना है। उनसे इनपुट लेने के लिए, और वो बंदा कैसा है क्या करता है उसके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो आपको वहां पंगे नहीं लेने। ऑडिशंस आपको देने पड़ते हैं, वीडियोस आपको देनी पड़ती हैं, डेजिग्नेशन में भी बोलेंगे हाँ भाई ये बोलना बहुत जरूरी है, इसके बारे में ये चीज भी अप्रिशिएट करेंगे। तो इट्स लाइक दैट। बट एक बात बताना, आपका तो जैसे अभी तक मैंने प्रोसेस समझा है कि आप पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, समझते हो, फिर आपका कंटेंट होता है। तो सिंस कॉमेडी इज सो सब्जेक्टिव, तो कोई आपने एक जगह शो कर दिया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब मिस्टर एक्स आ रहा है, वो आपके पास अप्रोच करता है, आपने वीडियो तो भेज दी, बट वो जोक्स तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड होंगे ना। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बंदा कैसे फिर, मतलब वो थोड़ी दिक्कत नहीं आती वहां पे? दिक्कत आती है उसमें बहुत, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं पहले एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर भेज देता हूँ, जस्ट सी द ऑडियंस लाफिंग फेसेस एंड दिस द एचआर नंबर। आप उनसे ले लीजिए, जोक्स आपके हिसाब से रिलेटेबल है नहीं तो आप उनसे बात कर लीजिए, ये मेरे कुछ नंबर्स हैं, और जिनका रेफरेंस दे रहे हैं उनको एक दिन पहले फोन भी कर दिया, भाई साहब ऐसे ऐसे फोन आएगा तो जरा बातचीत कर लेना। तो वो तो सारा होता है, तो वो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, उनके लिए वो रिलेटेबल नहीं होता। तो उसी चीज पे अब मैं भी अपने एक मार्केटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, उसी को लेटरल पे काम कर रहा हूँ कि वो एक उसकी जो जो ऑब्जेक्शन है ये कैसे दूर हो जाए। और ज्यादातर बिजनेस वो वहां से रेफरेंस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। कोई रेफर कर रहा है तो उधर उतने क्वेश्चंस नहीं आते, कोई हाँ, वो वेबसाइट चीज के थ्रू क्लियर हो आ रहा जाती है। है, हाँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो आज भी है। अब देखते हैं कब तक रहेगा कि इसको कैसे हम ऑब्जेक्शन से दूर करें। तो वो अपनी एक वीडियो बना के भेजते हैं, हम टेस्टिमोनियल्स भेज देते हैं, वेबसाइट कॉमेडियन की वेबसाइट है यार, मुझे वीडियो बना के भेजनी पड़ रही है। तो वो क्वेश्चन तो अभी भी है और उसको एड्रेस करना पड़ता है। आपने अभी टर्म यूज किया मार्केटिंग, तो जब हम मार्केटिंग सोचते हैं, और मेरे को पता है आपने मार्केटिंग की काफी चीजें अपने उसमें डाली है, हाँ। तो ये दोनों चीजें ना थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाता है, मार्केटिंग और कॉमेडियन। तो थोड़ा अगर आप इसके बारे में बताएं कि कैसे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने मार्केटिंग इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मार्केटिंग, देखिए इंडिया इज अ लार्ज पूल ऑफ टैलेंट, बहुत लोग आए हैं इस मार्केट में और बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो काफी अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे अपना निश बनाना था कि मैं कहाँ पे कॉमेडी करूं तो मेरा बिजनेस वहां से ज्यादा बेटर रहा है। तो मुझे इस मार्केट में वैक्यूम मिला। तो पहला मेरा मार्केट आइडेंटिफिकेशन था कि कहाँ पे कॉमेडी करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने भर भर के वेब पेज पे डाला है क्लीन कॉर्पोरेट कस्टमाइज कॉमेडियन। तो ये जो कस्टमाइज वर्ड है इस जस्ट कि मैं वहां जा रहा हूँ, कस्टम सेट डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा। तो ये मेरा एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा मार्केट हाँ, डिफरेंशिएटर हो। यूएसपी बन गया कि अरे कस्टमाइज्ड है। तो ये चीज मैंने ये करा। एंड सेकेंड थिंग इज, जहां पे भी आप इवेंट कर रहे हैं तो उनकी पूरी नीड्स को समझ के ही वैल्यू अगर आपकी प्रॉपर डिलीवर हो जाती है तो आगे आपको रेफरेंस और वो चीजें भी बेटर मिलती है। एज अ क्रिएटिव पर्सन, जब हम, और मैंने हर क्रिएटिव पर्सन से एक बात ये सुनी है कि कभी कभार ना अंदर से नहीं आता, जैसे आपने भी 2-3 बार मेंशन किया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई शो आ रहा है, सब प्रिपेयर्ड कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अंदर से ना आ नहीं रहा? अंदर फैलाना पड़ता है भाई फिर। दो चीजें है ना, या तो अंदर से नहीं आ रहा तो बाहर से इतना कुछ आएगा, स्टेज की बाहर की ऑडियंस आपका अंदर का सारा हिल जाएगा। तो हमें अंदर से तो लाना ही पड़ता है। अब जब आप स्टेज पे जा रहे हैं तो आपको डिलीवर तो करना ही है, कम वॉट में भी तो आपको वो डिलीवर करना। हाँ, एनर्जी आपकी डिफरेंट हो सकती है, एफर्ट मतलब अब आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा हो। बैड डे भी हो सकता है यार, ये लैंड ही नहीं कर रहा, बनाया तो बड़ी शिद्दत के साथ था लेकिन ये चुटकुला लैंड ही नहीं कर रहा।
वो एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो आपको एनर्जी हाई रखनी है, तो अपना वो एक मेरा सेट ऑफ प्रोसीजर है, 15-20 मिनट पहले स्टेज पे जाने से पहले ये सारी चीजें करूंगा, जस्ट टू कीप द एनर्जी हाई। आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने जोन में आ जाओ और वहां पे अपना बेस्ट शॉट देके आओ। अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, फोन वगैरह तो सबके हाथ में रहते हैं। जिस इवेंट देख लो, मतलब मैंने कॉमेडी इवेंट्स भी देखे हैं कि एटलीस्ट शुरुआत में, बाद में जब लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस है तब तो हंसते हैं, बट शुरू में खासकर कुछ ऑडियंस होती है ना, लगी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, और एज अ पर्सन हु इज ऑन स्टेज बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो कैसे डील करते हैं ऐसी सिचुएशन? उतर के उस बंदे के पास चले जाओ। अच्छा, तो उसी फोन के ऊपर आपको जोक क्रिएट करना, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी, अरे सर मैसेज आ गया, किसका? अरे डार्लिंग 2, सर डार्लिंग वो भी दूसरी। तो ऐसे वहीं पे आपको क्रिएट करना है, अगर आपको ज्यादा कर रहा है। और एक बार मैंने ना ऐसी किसी की, जब नया नया करियर स्टार्ट कर रहा था, तो एक मैंने ऐसे कहीं पढ़ लिया, आई टू आई कांटेक्ट बनाओ। अबे साला नया नया करियर, आई टू आई कांटेक्ट बनाया, आई टू आई कांटेक्ट बनाया, वो बंदा हंसने को नहीं हो रहा, मेरी पूरी एनर्जी हिल गई। तो वहां आपको पता चलता कि बॉम्ब हो जाता है। तो पहले मैंने शुरुआती दिनों में क्या करा, बंदों को नहीं, मैं दीवारों को देखता था। जैसे जैसे हंसी की आवाज आनी शुरू होगी मेरी कानों में, फिर आई टू आई कांटेक्ट में नॉर्मल हो गया। बट शुरुआत में मेरे से तो कभी नहीं हुआ आई टू आई कांटेक्ट। आज भी स्टेज पे जाने से पहले थोड़ी नर्वसनेस रहती है? बिल्कुल, हर एक, क्योंकि मेरा हर एक सेट कस्टम सेट है, डिलीवरी पहली बार हो रही है ऑडियंस के सामने, ठीक है। बट नर्वसनेस तो होती है, अगर मैं कहूं कि नहीं होती, होती है, नर्वसनेस होती है शुरुआती 2-2.5 मिनट तक। बट आपको ना 5-7 मिनट तक पता चल जाता है, हाँ अब गेम कंट्रोल में है, नाउ आई एम कंट्रोलिंग। बट पहले 4-5 मिनट में तो रूह तो कांपती है, टांगे हिलती हैं, हल्का सा हाथ भी ऐसे हो सकता है, बिकॉज मैं ये वाले माइक के साथ नहीं करता, तो आई यूज दिस माइक, तो मेरे हाथों से भी हो सकता। तो धीरे धीरे फिर आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में तो आपको बहुत होती है। तो शुरुआत में तो आई एम श्योर बड़ी दिक्कतें भी आती होंगी। अब अगर कोई ढीठ ऑडियंस मिलती, कभी कभार होता है ना ऑडियंस ही ढीठ है, हंसी नहीं रही, कितना कोशिश करता हूँ, तो उसके लिए भी कुछ बैकअप रहते हैं? आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ता है वहां पे, और मेरे केस में ये बहुत कम आए हैं चांसेस, क्योंकि मैं 3 दिन पहले उनसे मिला हूं ना, एक सरप्राइज एलिमेंट, अरे ये बंदा, अरे ये बंदा, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी अच्छा, अलग हो जाए, अरे ये हो गया था। वो फेवर में काम करती है। हाँ, और जिन जिन से नहीं मिला, मैं सारों से तो मिल नहीं सकता ना भाई, वरना तो साल में 2 इवेंट कर पाऊंगा। तो जिन जिन से नहीं मिला, तो उनको बैकग्राउंड स्टोरी में पहले डिलीवर करवा देता हूँ। और कहीं बार फिर नहीं हो रही, तो यार ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 100 ही आपके ऊपर ताली मारेंगे। अब 10 नहीं मार रहे तो फोकस ऑन 90 या फोकस ऑन 80। जो 20 नहीं मारे में भी उनको कॉमेडी अच्छी नहीं लगती, उनकी हॉबी कुछ और होगी, उनको इंटरेस्ट कुछ और होगा। हर बंदे को तो मैं हंसा नहीं सकता, तो उन पे फिर ना ही फोकस करो, वहां पे फोकस कर लो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आपने उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा, तो मेरे पास तो देखो 30 मिनट्स to 1 आवर का टाइम है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा, वो रिजल्ट नहीं दे रहे, और जो रिजल्ट दे रहे थे वो भी चले गए। तो मेरे को तो इम्पैक्ट ये करना है कि क्रिएट हो जाए, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, नहीं हो रहे, वो जो आपने वर्ड इस्तेमाल करा था, बस वही मन में बोलो, छोड़ो आगे यार, जो है उनको तो पकड़ो, जो हंस रहा है, जो काम दे रहा है उसको आगे चलो। अभी आपने सब कुछ टाइम पहले एक बड़ी मजेदार कहानी बताई थी कि आपको बिठा के वो पूछ रहे थे जोक्स। कोई ऐसी मजेदार कहानियां हैं बैक स्टेज कभी हुई हो, किसी क्लाइंट के साथ हुई हो? एक बार मैं गया था, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वहां पे मैं शो करने गया था, तो फुल कॉन्फिडेंस में अपना ये शो है, अपना वो शो है। बट जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, तो पहले उन्होंने कहा कि ये दिखाओ, वीडियोस दिखाओ। अब मैं वहां पे वीडियो, एज अ कॉमेडियन आप एक वीडियो दिखा रहे हैं, फिर आप वो समझा भी रहे हैं, भाई मैं क्या हूं मुझे खुद नहीं पता। फिर मैंने अपना बेस्ट पंच दिखाया, आपने जो इसमें ये शब्द इस्तेमाल करा है ये नहीं चलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब मैं वहां पे एक शब्द को डिफेंड कर रहा हूं। मैं तो गया था कि बुकिंग लूं, वो तो वहां पे मेरे को तो यही समझ आ गया, यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मतलब अ, वो भी वेरी वेरी प्रोफेशनल। तो उन्होंने मतलब आराम से, आइए आइए बैठिए, दरवाजा बंद हुआ, 3 बंदे बैठे थे, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से गया, हाँ भी रेफरेंस की इंक्वायरी है, कन्वर्टेड है। वहां बैठा, उन्होंने बुलाया, ना पानी पूछी ना चाय, लेकिन मेरा पूरा पानी निकाला उन्होंने। हाँ भी ये था, ये था, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो फिर उस टाइम पे आपको ये आ जाता है, यार बहुत मुश्किल ऑडियंस है, रहने दो। बट मैंने ये कहा कि इजी तो हो जाएगा, लेट अस ट्राई ऑन दिस वन। तो मैंने वो वाला किया। अब
जब मैं वो पूरा परफॉर्म कर रहा था, पूरी ऑडियंस हंस रही थी एक्सेप्ट वो 3 बंदे। तो मैंने फिर मैंने कोशिश करी कि भाई ये हंस ले। फिर मैंने मान लिया मे बी डजंट लाइक कॉमेडी और वो कोई दिक्कत थी। तो वहां पे मेरे को पूरा उन्होंने सवाल जवाब पूछे, हायरार्की समझाई, ऐसे कैसे करोगे, किसके ऊपर क्या बोलोगे, मिलना क्यों जरूरी है। बट जो चीज वर्कआउट करी उधर के कंपनी के डायरेक्टर को मुझे बहुत पसंद आई एंड लकीली आई गॉट सेकंड डीलर शो नेक्स्ट ईयर। तो अब आपने अलग अलग कंपनीज के साथ शो किए हुए हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा डूज एंड डोंट्स? यस, जितनी बड़ा हायरार्की सिस्टम, जितना बड़ा आपका हायरार्की सिस्टम, बेसिकली क्या है कि एक दिन के लिए सारे इकट्ठे हैं एज अ फ्रेंड। तो मेरा मानना ये है अगले दिन उनको हायरार्की मेंटेन करके रखनी है, ऑफिस का डेकोरम मेंटेन करके रखना है। तो उस हिसाब से फिर आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून करके, प्लेन चीज से करके, कंटेंट की टोन, फ्रीक्वेंसी। एक कॉमेडी में क्या होता है कि एक पंच अच्छा चला ना आपका 5 मिनट में, तो 30-15 मिनट बाद भी उसको उठा लो, 30 मिनट पे भी उठा लो, तो ये आपका मैकेनिज्म चलता है। तो जब जितनी बड़ी हायरार्की है उसमें एक पंच मार दी ना, बस बहुत है, चुप हो जाओ, अगले पे चलो। अब जहां मेरे को दिख गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, फन लविंग है, कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है, डायरेक्टर भी वहीं बैठ रहा है, फैमिली की तरीके से है, और वहां पे मैंने एक जोक मारा, वो बहुत अच्छा गया, तो तीसरे मिनट पे मारा मान लो मैंने अपनी सेट के, तो उसको 12वें मिनट पे भी उठा लो, 18वें मिनट पे उठा लो, 22वें मिनट पे भी उठा लो। तो बार बार उसके ऊपर हम जाते रहते हैं, तो एक माहौल सा क्रिएट हो जाता है। एक दो वर्ड्स ऐसे होते हैं या एक दो ऐसे पंच होते हैं जो बिल्कुल ही अच्छे चले जाते हैं, तो उनको दोबारा यूज किया जा सकता है। आपको पता है कहाँ भी? जब आप ब्लैंक आउट हो रहे हो, हाँ। जैसे आपने मुझसे पहले पूछा, तो अभी बातों बातों में भी याद आया मैं क्या कर रहा। तो अब किसी के ऊपर उस दौरान अच्छा पंच बन गया, अरे आप क्या कर रहे हो, आता मुझे नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर शुक्रिया भाई, तू ही याद आ गया, अपना चुटकुला बजा दिया। कोई ऐसी और मिथ्स है कॉमेडी में आपने जो देखी हो आसपास, जो जनरल पब्लिक को लगता है बट रियलिटी में है नहीं? कॉमेडी के ऊपर जो पर्टिकुलर जो मिथ्स हैं वो डिपेंड करता है किस टाइप के हो। मतलब आपने कभी सुनी हो अपने आसपास, आप इतने लोगों से मिलते हो, हर कोई तो कॉमेडी करता नहीं, तो चार वो चीजें सुनते हो आप। अरे मोहित कैसा है यार, चुटकुला सुना दे। अबे कहाँ से, इट्स नॉट इजी। भाई आप कई बंदे बैठे हैं, अब मैं आपको बोलूं भाई अभी जो चुटकुला सुना दे, भाई टॉपिक कुछ और चल रहा है, जोक कैसे, तो हर बार ऐसे बोलते हैं ना भाई कुछ सुनाइए यार, बोर हो रहे हैं यार, ऐसे कहाँ से। तो वो सोचते हैं कि हम 24 घंटे प्रिपेयर्ड है। नहीं, जब एक बार शुरू होगा तो शुरू भी होता रहेगा, तो बोलते भी रहेंगे। बट वो ऑन द स्पॉट एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अरे मिले यार अभी जोक सुना दे, थोड़ा 5-10 मिनट हमें भी लगता है जोन में आने के लिए, 2-4 मिनट मुझे खासकर, तो 2-4 मिनट आ गया जोन में, आ गया, ऑब्जर्व कर लिया, फिर ठीक है। लेकिन एकदम से हाँ भाई हम एवर रेडी हैं, वो एक मिथ है कि भाई कभी भी सुना देंगे, ठीक है। और कभी भी हम, मेरे साथ ऐसा है कि मैं एकदम से माइक पकड़ के नहीं जा सकता स्टेज पे। अच्छा, ऐसे नहीं कि अब बैठे हो, आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ, बोल लो। अब मैं ऐसे आया कमरे में आया, हाँ जी सुनाइए, अरे बिल्डअप नहीं, नहीं है। नहीं है ना भाई, ये चीज नहीं है। थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑडियंस को देना। मेरे केस में तो यही है ना, कॉर्पोरेट में तो आपको देखना भी पड़ेगा, और वो भी कोई दूसरी भी ऑडियंस है अगर मान लो, तो फिर भी व्हाट आई प्रेफर, मेरे को 5-10 मिनट तो चाहिए थोड़ा जोन में आने के लिए। या अगर पुराना ही कोई सुनाना है तो भी 5-10-15 मिनट तो चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए, ऐसे तो नहीं आप जा सकते। तो वो सोचते हैं ना एवर रेडी वाला सिस्टम है, वो नहीं है। बहुत लोग मैं देखता हूँ कॉमेडी की लाइन में आना चाहते हैं, टैलेंटेड है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं वो सुनते हैं अरे यार पेइंग इतना अच्छा है नहीं इस इंडस्ट्री में। कितना सच है, खासकर कॉर्पोरेट स्पेस में आप हो? आइए, पेइंग का तो ये है कि जितना आपका नाम बनता जाएगा, पे आप उसके हिसाब से ले लीजिए। मतलब ये नहीं है ना कि आप इंस्टेंट आए और आपको अभी वही पैकेज मिल जाए, भाई हाँ भाई मेरे को इतना चाहिए, नहीं। सालों की मेहनत है, जितनी ऑडियंस आपको लाइक करेगी उसके ऊपर आपको इतना पेमेंट आपको मिले। तो अब आपने इतनी बात करी कि शुरुआत ऐसे की थी, इतना नहीं था, ठीक है, एक नैक था कॉमेडी का, बट ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं बिल्कुल यही हार्डकोर ये करूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आज आप ये कर रहे हो, मान लो कॉमेडी नहीं होते तो क्या होता? क्या कहाँ काम कर रहे होते, क्या कर रहे होते? काम वही, काम तो वैसे ही नहीं किया कभी। वो तो अब आप समझो ना जिंदगी हमारी क्या थी। मैंने आपको बताया मैं पैदा भी मजाक मजाक में हुआ था, और लाइफ वैसी ही टफ रहती है। छोटे शहर से थे, तो इतनी रिसोर्सेज भी नहीं थी। पिताजी सुबह से शाम मेहनत करते थे, और मन में एक सवाल रहता था कि आगे क्या करना है, क्योंकि पिताजी के पास ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उनकी 4 फैक्ट्रियां थी और 3 घर थे।
तो मुझे कभी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत तो पड़ी नहीं। तो अब वही है, अगर मैं वो ना कर रहा था तो इतनी आज मेहनत करता पिताजी के बिजनेस में, आज वो खत्म हो जाता। तो मैं को मेरे परिवार वालों ने मुझे बाहर निकाला है कि भाई तू स्टैंड अप कॉमेडी कर। तेरे पिताजी ने 40-45 साल से जो बिजनेस बनाया है तो वही है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी है तो वो भी बड़ा मेहनत है, तो बड़ी मेहनत करता है बड़ा भाई। सुबह से शाम काम में लगता है, तो जब भी मैं अपने बड़े भाई को देखता हूँ एक ही ख्याल आता है कि काश तू ना होता, आज पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं होता, या तो मेरा बड़ा भाई ना होता, मैं अकेले होता तो मैं पिताजी की प्रॉपर्टी बेच सकता था। तो अब स्टैंड अप कॉमेडी ही करनी है। अच्छा, क्या है कि जो फैमिली बिजनेस में भी ना, अगर आप, मेरे को ये लगता है कि अगर आप वहां पे हल्की सी कॉमेडी घुसा दो तो आपकी थोड़ा सा एक आपको एडेड एडवांटेज भी मिल जाता है, तो वो बहुत जरूरी है। बट अब कॉमेडी ही करनी है अब वो, क्योंकि आपने काफी कुछ मेहनत करके अब आए हैं तो एकदम से बैक नहीं जाता। कॉमेडी ना होता, जोक्स अपार्ट, फैमिली बिजनेस ही संभाल रहा होता। और मेरी हमारे से ना ट्यूनिंग ही यही हुई है। अब छोटे शहर से थे तो ज्यादा आबादी भी नहीं है, स्कूल कॉमन सर्कल वगैरह होता है, तो वहीं से अबे तू पढ़ाई क्या कर रहा है, तूने तो बिजनेस ही संभालना है। तो हमारे दिमाग में यही हो गया था कि साले हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हम फैक्ट्री के मालिक हैं। वो टीचर को वो पढ़ा रहा है वो हम समझ नहीं रहे, ट्यूशन जा रहे हैं, अबे तूने क्या करना है यार पढ़ के, तूने तो फैक्ट्री संभालनी है। फिर इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग में बस आप पूछो ना, बस कहते हुए भी डर लगता है कि मैं इंजीनियर हूं, कि सामने वाला बंदा उस टॉपिक के ऊपर सवाल ना पूछ ले। अरे यार तूने कोई जॉब थोड़ी ना करनी है, तूने फैक्ट्री संभालनी है। अब जिस दिन पहले दिन फैक्ट्री में गए समझ कुछ आ नहीं रहा, अब संभाल ले कैसे भाई, संभालेंगे तो समझना पड़ता है। फिर दोबारा ही विकिपीडिया खोल खोल के हर रोज कंसेप्ट समझते थे ताकि फैक्ट्री में बेइज्जती ना हो। तो इसलिए कॉमेडी ही ठीक है भाई, क्योंकि वो बहुत टफ है। और कॉमेडी में आने का रीजन भी आप जैसे सज्जन लोग भी हैं, क्योंकि मार्केट बहुत टफ है। जो सतारा सतारा टेडेक्स स्पीकर हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, किताबें लिखी हैं, मार्केट इधर बहुत टफ है। आप जैसे आदर्श बच्चे होते हैं वैसे हमारी सोसाइटी में भी थे, तो मैंने देख लिया भाई पढ़ाई में तो कुछ है नहीं, यही हो स्टैंड अप कॉमेडी में हो। अच्छा, बहुत लोग मैंने और ये कॉम्बिनेशन हमेशा देखा है कि ना, छोटा क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड होता है, बड़ा ना बड़ा उसकी सब टिपिकल जो इंडियन घरों में होता है, अरे बड़ा भाई ये कर रहा है वो कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। मैंने कितने लोगों को देखा है, मैं आपके बड़े भाई से मिला हूँ, मुझे लगता है कि वो बड़े जैसे कहते हैं ना सिंसियर टाइप के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, फादर के उसमें भी है। शुरुआत में जब ये कॉमेडी का एकदम हमने नहीं स्कोप खोला था, क्योंकि अब तो आप कॉमेडी करो तो आपको एक अलग लाइट में देखा जाता है कि ये हटके कर रहा है। शुरुआत में कभी लगता था, कोई अंडर कॉन्फिडेंस होता था, यार मेरा क्या होगा, क्या करूंगा मैं, क्योंकि बहुत लोगों को होता है। हाँ होता ही था भाई, बहुत पढ़ाई करता था, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, तो वो अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस आता ही था कि मेरे बस का नहीं हो रहा, तो कुछ आर्टिफिशियल चीजें भी हमने करी। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जितना जल्दी आप सच्चाई से जुड़ो तो वो अच्छा होगा। जैसे उसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर दी, तो बता रहा हूँ मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर दी। उसने इस कॉलेज से कर ली तो मैंने भी उसी कॉलेज से करी। फर्क ये था उसको मेहनत से मिली, मेरे को पेड सीट मिली। तो बट वो ये था कि वो उस दौर में मैं था कि यार करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो अंदर से प्रेशर बहुत था। और बात यह है कि दिल की बात ना जितनी जल्दी बाहर कम्युनिकेट कर लो तो आप थोड़ा खुल के जियोगे, अंदर से रह जाओगे तो फिर वो रह जाएगा। तो और नशा बहुत था मुझे कॉमेडी का, मतलब वो दूसरे टाइप का नशा नहीं, कॉमेडी का नशा, मतलब एक बार माइक आ जाए ना और वो तालियां बजनी शुरू हो जाए तो इससे ऊपर का आपको बड़ा खुश होता था मैं। फैक्ट्री में ऑर्डर आ जाए मेरे को खुशी नहीं हुई, लेकिन जैसी माइक पकड़ा तालियां बजी, रात भर ना मोहित ये वो बहुत अच्छी नींद आती है। तो उस टाइम पे भाई को कॉपी भी करता था, यार वो ऐसा करा, बट मैं वो नेचुरल नहीं था। एंड इधर फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया जब उनको बताया कि बिजनेस छोड़ के मुझे अपना बिजनेस, क्योंकि फैमिली बिजनेस में मैं 8-9 साल लगा चुका था। एंड एट द रिटायरमेंट एज ऑफ फादर, जब उनको, एक फादर के लिए कितना अच्छा है ना, दोनों बेटे दोनों ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया एंड वी आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। और उनके लिए तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड समवॉट वो बहुत खुश हुए, अच्छा है कर, जितना टाइम लगाना है कर। तो उन्होंने अपना फैक्ट्री में ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ पे अब तो टीम मैंने डेलीगेशन वगैरह कर ली, 2 साल हो गए कॉमेडी में। बट जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ही वॉज वेरी हैप्पी, कह रहे अच्छा है। और उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि तेरे को मौका मिल गया, मुझे मौका नहीं मिला। तो इट मीन्स जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो उनकी जीन से ही आई हुई। पहले पापा फेमस थे,
फैमिली सर्कल के अंदर, कह रहे तुझे माइक मिली, उन्होंने 1-2 बार बोला है कि तेरे को स्टेज मिल गया, मुझे स्टेज नहीं मिला, तो ही डजंट वांट कि जो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली तो मुझे ना मिले। तो उन्होंने मेरे को एक अच्छा सर्कल, सेफ्टी सर्कल जो होता है, पिता का कवच होता है, वो पूरा उन्होंने मेरे को बना के दिया है कि तू ये कर, मैं संभाल रहा हूँ। तो वो सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है। मतलब अगर बहुत। फादर बोल दें कि यार मैं खड़ा हूँ, तू देख ले। फादर एंड ब्रदर इज लाइक माई फादर। एल्डर ब्रदर है, क्योंकि एज गैप ज्यादा है, तो उसने भी मेरे को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आने नहीं दी। तो यार बेटे के साथ एक पिता खड़ा है, तो फिर आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बढ़िया है। तो उन्होंने सपोर्ट अभी भी चल रहा है, बिकॉज विदाउट देम आप नहीं कर सकते। आज भी आप कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरे कॉमेडियंस की आप वीडियोस वगैरह देखते हो, कुछ सीखते हो उसमें से, कुछ कोशिश करते हो कि यार कुछ इसने किया हो, मैं भी अपने उसमें। यार देखता तो हूँ, और ना पता नहीं ये मेरा नेचर है या किसका नेचर है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे उसको वैसे ना लेना, जेलसी होती है यार। अभी इसने कैसे सोच लिया, ये इस पे इतनी तालियां कैसे बज गई, तो एक अपनी ना, जाता हूँ सीखने, लेकिन हो जाती है। हाँ जेलसी सी भावना सी आ जाती है। ऐसी में एक बार मैं जब नया नया उतरा था, तो देख रहे थे वो वाइफ हंसने शुरू होगी उसके पंच पे, हमारी उसी बात पे लड़ाई होगी, तो हंस क्यों रही है, अबे कह रही भाई मेरे को जोक अच्छा लगा, तो हमारी लड़ाई इसी बात पे शुरू होगी। तो जाता सीखने हूँ, लेकिन माइंड ना मेरा फिर वो थोड़ा वो हो जाता है, यार इसने सोच कैसे लिया। कहीं कहीं अप्रिशिएट भी होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर है ना। हाँ हाँ ठीक था, अंदर था बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा, इस एंगल में इसने कैसे सोच लिया, लेकिन ये ना शब्द बाहर नहीं निकलते, ये पता नहीं क्यों है। बट जाता हूँ देख, वीडियोस आती हैं रील वगैरह, कोई देखता हूँ तो अच्छा कंटेंट भी आ रहा है। बाकी यार सारे क्रिएटर्स हैं, इट्स जस्ट कि किसकी क्रिएशन को ऑडियंस ने ज्यादा लाइक कर दिया। और मेरा यूट्यूब इंस्टा मेरा मार्केट है नहीं, क्योंकि वहां पे ज्यादा वो अलग ही गेम है पूरा। कॉर्पोरेट, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे ज्यादा वो आता है, तो वो मेरा इतना मार्केट है नहीं। बट हाँ जाता हूँ देखता हूँ, आपने बिल्कुल सही नबस पकड़ी है, बट वो एप्रिशिएटिव मोड नहीं आता। मोहित भाई, हमने इतनी सारी बातें की आपकी जर्नी से लेके, कॉमेडी की क्या सच्चाई है, मतलब क्या क्या चीजें रहती हैं। कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर 3 मैसेजेस टू आवर ऑडियंस? लाइफ में जैसे मेरा सर्कल मैंने आपको बताया, बचपन से फैमिली बिजनेस या वो ग्रूमिंग हो गई थी, तो आपने खुद नहीं सोचा आपको क्या करना है। तो मेरा सिर्फ कहने का पर्पस यही है कि जिस चीज में आपको खुशी मिलती है एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब वो कहते नहीं, आप बेड पे लेटे हैं, 70 साल के हो गए हैं, डॉक्टर कह दिया आपका टाइम आ गया जाने वाले, तो कोई रिग्रेट लेके नहीं जाना कि काश मैं ये कर लेता। तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, जो चीज आप सच्चे मन से फॉलो करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, उसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए, ताकि कोई मिथ या दिमाग में कोई डाउट ना रहे, यार ये मैं तब कर लेता। तो आपको वो जल्दी करना है, और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कर लो करियर को लेके। और चाहे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है या जो भी करना है, वो आपको हार्ट टू हार्ट रखनी है, और पूरी सच्चाई से उसके साथ करते रहिए। फेलियर्स होंगे, इतनी इजीली आपको सक्सेस मिलेगी नहीं, तो फेलियर और सक्सेस को बैलेंस तरीके से रखें। और तीसरा जो मेरा लास्ट मैसेज है, आराम से काम करो, टेंशन नहीं लेनी, और लाइफ तो चलती ही रहेगी। वेरी वेल सेड एंड थैंक यू सो मच मोहित भाई। थैंक यू साक्षर भाई। मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि शुरुआत में हम बात वही कर रहे थे क्या करें कैसे करें, बट हमने कहा कैंडिड रखते हैं। मुझे लगता है वो कैंडिड कॉन्वर्सेशन में मजा है, ऐसी चीजें निकलती है ना, आपको पता नहीं लगता। नहीं थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी भी दी, तो होप आपके व्यूअर्स को भी कुछ वैल्यू ऐड हुई। आई एम 100% श्योर, क्योंकि कॉमेडियंस का ना, जैसा कि मेरा पर्पस ये था ये पॉडकास्ट करने का, कि कॉमेडियंस को हमेशा स्टेज पे देखते हैं, बिहाइंड द सीन्स कोई बात नहीं करता, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। भाई स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंस है, पीछे थोड़ी हालत खराब हो ही रही होती है, बंदा चल रहा होता है, इधर उधर चल रहा होता है, ब्लैक कॉफी भी चल रही होती है, तो सब कुछ है, हम भी वैसे ही हैं। तो वो एक रोल है, पहले जब तक वो डिलीवर नहीं होता तब तक तो थोड़ी बहुत हालत खराब होती है, और वो नेचुरल है, वो होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच मोहित भाई। थैंक यू साक्षर भाई, थैंक यू।